हेलो फ्रेंड्स, एडीओ फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव फंक्शन के बारे में। क्वांटम में वेव फंक्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्लासिकल में वेव फंक्शन हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे। तो उसके पहले हम देखेंगे कि वेव क्या होती है। ठीक है, कुछ वेव्स ऐसी होती है जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वेव्स ऐसी होती है जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। लेकिन साउंड वेव्स या फिर मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो इन्हें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि वेव्स कैसे जनरेट होती है। तो वेव्स तभी जनरेट होगी जब आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। लाइक हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई डोरी है जो एक एंड से बंधी है और आप उसको कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एसएचएम करवा रहे हैं। तो यानी कि आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, यानी कि उसके पार्टिकल्स को आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो उसमें क्या होगी, वेव जनरेट हो जाएगी। इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पर पार्टिकल पहले इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है, माना कि यहाँ पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो जब हम डिस्टर्बेंस यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, जब हम यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो इस पार्टिकल के पास पहले एनर्जी जाएगी। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड सो ऑन। जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले ए पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, देन ये कुछ डिस्प्लेस्ड होगा अपनी पोजीशन से। उसके बाद कुछ एनर्जी इस बी पार्टिकल को मिलेगी और ये डिस्प्लेस्ड होगा। देन सी पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, ये डिस्प्लेस्ड होगा और इस टाइप से इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेस्ड होगा और इस टाइप से पास वाले पार्टिकल्स डिस्प्लेस्ड होते जाएंगे और ये जब हम इन्हें मिला देंगे तो ये इस टाइप से वेव बन जाएगी। ठीक है, तो वेव कैसे जनरेट होगी किसी भी मीडियम में, जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो मीडियम के पार्टिकल पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं और जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलती है आपके थ्रू, तो एनर्जी सबके पार्टिकल की अलग अलग कैपेसिटी होती है एनर्जी गेन करने की। तो जिसकी जैसे कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है और जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होता है उसके लिए हम बोलेंगे कि ये इसका एम्पलीट्यूड है वेव का। ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो y से हम शो करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हम y से शो कर रहे हैं। तो ये y किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। हमने पहला पार्टिकल देखा, इसकी पोजीशन A है, देन सेकंड पार्टिकल इसकी पोजीशन B है एंड सो ऑन। इस टाइप से अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, यानी कि जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। पहले A वाला पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ, देन B वाला पार्टिकल, देन C वाला, देन इस टाइप से अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग वो डिस्प्लेस्ड हुआ है। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर, क्योंकि इसकी पोजीशन ये है, देन दूसरे पार्टिकल की पोजीशन ये है, देन तीसरे पार्टिकल की पोजीशन ये, यानी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखें कि ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ है। सपोज t1 टाइम ले तो t1 पर a पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ है, t2 पर b पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ है, t3 पर c पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ है। यानी कि y इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे कौन सा पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो y किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x और t पर, यानी ये फंक्शन है x और t का। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो वेव जनरेट हो रही है किसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट हो रही है, और दूसरी चीज़ की जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x और t पर, यानी पार्टिकल की पोजीशन पर और किस टाइम पे कौन सा पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हो रहा है। यानी कि जो y है डिस्प्लेसमेंट, ये दो क्वांटिटीज़ का फंक्शन होगा x एंड t। ठीक है, तो यहाँ पर इस y को हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस पार्टिकल जिनसे ये वेव बनी है उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रख रहा है। कैसे पूरी इन्फॉर्मेशन रख रहा है, ये y हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमने इसे t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी कि डेल y बाय डेल t कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जब तो यहाँ से जब हम y को t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाय dt,
तो dy बाई डी टी यानी डिस्प्लेसमेंट का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो ये क्या होता है, वेलोसिटी। इसी टाइप से अगर इस वेलोसिटी में मैं मल्टीप्लाई कर दूं पार्टिकल के मास का, तो मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होगा, मोमेंटम। और अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर दूं, यानी कि यहाँ कर दूं मैं d2y बाय डी टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन में मास का इंटू कर देंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन d2y बाय डी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फोर्स। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि सिर्फ y के जानने से हम दूसरे पैरामीटर्स जो कि ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इसीलिए हमने इसे वेव का वेव फंक्शन बोला है। वेव फंक्शन यानी कि जिसके पास वेव की सारी इन्फॉर्मेशन हो, उस पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन इस y के पास है। तो ये हम क्लासिकली बताते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये वेव फंक्शन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। सपोज जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है y, वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट a है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये फंक्शन है x माइनस वी टी, ठीक है। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, t को कांस्टेंट रख देते हैं। t को कांस्टेंट रख के x के, क्योंकि दो चीज़ों का फंक्शन है, x और t का, तो हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डेल y बाय डेल x इक्वल टू a कांस्टेंट है और ये हो जाएगा f डैश x माइनस वी टी। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल टू y बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू a कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा f डबल डैश x माइनस वी टी, ठीक है। क्योंकि t का तो t के रिस्पेक्ट में कर नहीं रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में तो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम x को कांस्टेंट रखेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे, इसे दे देंगे इक्वेशन 1, और फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले डेल y बाय डेल x इक्वल टू a f डैश x माइनस वी टी, और t को कांस्टेंट रखा है, अब हम x को कांस्टेंट रखेंगे, x कांस्टेंट, और t की रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डेल y बाय डेल t इक्वल टू a f डैश x माइनस वी टी, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये यहाँ से हो जाएगा माइनस v। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल टू y बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस a v, इसे करेंगे f डबल डैश x माइनस वी टी, अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस v, तो माइनस v यहाँ पे हो जाएगा प्लस v स्क्वायर, और इसे दे देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो ये होगा डेल टू y बाय डेल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल टू y बाय डेल t स्क्वायर इक्वल टू a f डबल डैश x माइनस वी टी डिवाइडेड बाय a v स्क्वायर f डबल डैश x माइनस वी टी। a से कैंसिल हो जाएगा, f डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा डेल टू y बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर बचा है, ये वी स्क्वायर है, 1 बाय वी स्क्वायर, और ये इधर चले जाएगा डेल टू y बाय डेल टी स्क्वायर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन अगर पता है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन शो करता है, वो ये होगा डेल टू y बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डेल टू y बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर आपको बताना है कि कोई वेव है या नहीं, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट आपको पता है और बताना है कि ये वेव है या नहीं, तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जहाँ पर v क्या है, कांस्टेंट है और स्पीड है, ठीक है। तो ये तो हम सब चीज़ें क्लासिकली करते थे। अब क्वांटम में क्या करना है, क्वांटम में यहाँ पर जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका रूल क्वांटम में होगा श्रोडिंजर का। श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड देन उसका सोल्यूशन निकालेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये y ही आएगा।
यानी कि हम अदर वे में ये बोल सकते हैं कि जब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा आपके पास, y यानी कि वेव फंक्शन। ऐसे ही श्रोडिंजर इक्वेशन होगी क्वांटम मैकेनिक्स में कि जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन मिलेगा साई। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई, जो कि क्लासिकल में कभी y हुआ करता है। ठीक है, तो अब हम साई के बारे में देखते हैं। अब क्लासिकल में क्या होता है, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं, क्लासिकल में क्या होता है, पार्टिकल होता है। ठीक है, पार्टिकल होता है और वेव होती है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल हो और वेव हो। क्वांटम मैकेनिक्स में मूविंग पार्टिकल से ही वेव बनती है। मूविंग पार्टिकल प्रोड्यूसेस वेव। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था, पार्टिकल है, वेव है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में मूविंग पार्टिकल से ही वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में ये बोल रहे हैं कि मूविंग पार्टिकल से ही वेव प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स कि जो वेव के पैरामीटर है और जो पार्टिकल के पैरामीटर हैं उन दोनों में भी आपस में कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पार्टिकल बोल रहे हैं तो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर क्या है, एनर्जी होना चाहिए पार्टिकल की, पार्टिकल के लिए मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम वेव बोल रहे हैं तो वेव के लिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट k होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होना चाहिए। और क्वांटम मैकेनिकली हम बोल रहे हैं कि मूविंग पार्टिकल ही वेव है, तो इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकली एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा बाय 2 तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो E इक्वल टू होगा एच ओमेगा बाय 2 और h बाय 2 को हम लिख सकते हैं h कट ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, E क्या है, पार्टिकल नेचर, और ओमेगा क्या है, वेव नेचर। ठीक है, ऐसे ही हम मोमेंटम के लिए निकालेंगे तो मोमेंटम के लिए h बाय लैम्डा होता है डी ब्रोई से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैम्डा को लिख सकते हैं k बाय 2 तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा h बाय 2 इंटू k। अगेन हम इसे लिख सकते हैं h कट k। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पर भी E और P होगा वहाँ E की जगह हम h कट ओमेगा जनरली पुट करेंगे और P की जगह h कट k, क्योंकि ये जो दोनों इक्वेशन है ये बताती हैं कि वेव और पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, यानी मूविंग पार्टिकल से ही वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था क्वांटम मैकेनिकली में हम क्या करने वाले हैं। जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी की यूनिट होती है वो हम h कट ओमेगा लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन शो करते थे y इक्वल टू एफ ऑफ x एंड t, यानी कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z और t का फंक्शन इक्वल टू साइन 0, जो कि एम्पलीट्यूड बताएगा, x, y, z का फंक्शन होगा, और e टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट, ये होगा वेव फंक्शन। तो जो वेव फंक्शन है वो x, y, z पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसमें पोजीशन वाला पार्ट बताएगा साइन 0 और ये वाला बताएगा कि टाइम डिपेंडेंट है। सिर्फ ये वाला पार्ट बताएगा कि टाइम डिपेंडेंट है और ये वाला पार्ट बताएगा कि टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर इस आई की वजह से ये साइन जो है वो इमेजिनरी क्वांटिटी है, बट ग्राफिकली हम इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट नहीं कर सकते और ना ही हम उसका कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए मेजरेबल नहीं है, हम
किसी काम का नहीं है अगर वो इमेजिनरी है तो, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी फंक्शन है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें रियल क्वांटिटी चाहिए। तो रियल क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन है जो कि वेव फंक्शन है जो कि इमेजिनरी है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे हमें रियल बनाना है, सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे, z स्टार ए, जहाँ पर आई है वहाँ माइनस आई पुट कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे। अब इसे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, यानी z स्टार करें, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी a माइनस आई बी, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, रियल क्वांटिटी है। और ये कब मिली, जब आपने इस z को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। तो वैसे यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है। तो इसे जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक रियल क्वांटिटी होगी जो कि मेजरेबल होगी, और हमें यही तो चाहिए क्योंकि इसके पास पार्टिकल की, वेव की सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। तो अगर हमें ये चाहिए तो इसे रियल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आपने लिख दी, तो ये इक्वेशन आएगी श्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्टार इक्वल टू साइन ज़ीरो एक्स, ये अंडरस्टूड है कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और e टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट, ये साइन, और साइन कॉन्जुगेट हो जाएगा साइन ज़ीरो, इसमें तो आई है नहीं, e टू द पावर माइनस आई की जगह आई हो जाएगा ई टी बाय एच कट। तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो स्क्वायर, और ये हो जाएगा e टू द पावर ज़ीरो, और ये होगा साइन ज़ीरो स्क्वायर इंटू वन, साइन ज़ीरो स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या है, साइन स्टार एक रियल क्वांटिटी है और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए बताऊंगी मैं अभी आपको। तो ये एक रियल क्वांटिटी है जो कि मेजरेबल क्वांटिटी है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अब इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया पार्टिकल डेंसिटी। इसे बताया गया पार्टिकल डेंसिटी, यानी बहुत सारे पार्टिकल की डेंसिटी, मतलब समझ रहे हैं आप, मास अपॉन वॉल्यूम क्लासिकली हम यही बोलते हैं, बट डेंसिटी से समझो कि कई सारे पार्टिकल्स का गुच्छा, या फिर ये वेव फंक्शन है तो मतलब वेव फंक्शन का कई सारा गुच्छा, बहुत सारी डेंसिटी उसकी, ठीक है। तो इसको आगे हम समझते हैं और कैसे हो सकता है ये। जो वेव फंक्शन हम इसमें बता रहे हैं वो एक पैकेट के फॉर्म में होगा। हमने ग्रुप वेलोसिटी पढ़ी है, ठीक है, तो वो क्या होती है, पैकेट के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो साइन होगा उसे पैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो साइन है, अब हमने जो ये निकाला है साइन ज़ीरो स्क्वायर, ठीक है, तो ये जब हम कॉन्जुगेट करके रियल क्वांटिटी तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे साइन की ज़ीरो से लेकर कई सारी वैल्यूज़ हो सकती है, ज़ीरो से लेकर कई सारी वैल्यूज़ हो सकती है, यानी इसका जो वेव पैकेट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिल सकता है, फैला फैला सा, कुछ इस टाइप का हो सकता है, या इससे भी बड़ा हो सकता है। तो इतना फैला फैला वेव पैकेट है और हमें पार्टिकल की पोजीशन चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, हम वेव फंक्शन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ताकि हमें पार्टिकल की पोजीशन पता चल सके, मोमेंटम पता चल सके, एनर्जी पता चल सके, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पता चल सके इस वेव फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो अगर इसका वेव पैकेट इस टाइप का फैला फैला है तो हम कैसे बताएंगे पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहाँ पर है पार्टिकल, हमें नहीं पता, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हमें इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, और ऊपर से हम टाइनी पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वेव पैकेट इस टाइप से फैला फैला होगा तो ये बहुत मुश्किल है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल की फाइंड आउट कर सके, चाहे इस टाइप से हो या यहाँ पर हो। तो कैसे बताएंगे हम कि पार्टिकल कहाँ है। लेकिन ये तय है कि अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन बना है और पार्टिकल सच में उतने रीजन में एग्जिस्ट करता है तो वो कहीं तो होगा, या तो वो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ कहीं तो होगा, ये एग्जैक्ट है। बट कहाँ होगा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो फिर जो इसमें हमने नाम दिया पार्टिकल डेंसिटी, मैक्स बोर ने फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगाई और उन्होंने बोला कि इसको पार्टिकल डेंसिटी ना बोलते हुए इसे हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन
साइन स्टार, इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि क्वांटम में आपको कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। यानी कि जहाँ पर ये साइन 0 स्टार स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम होगी, हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि वेव फंक्शन आपका कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का वेव फंक्शन है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर साइन 0 स्क्वायर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट मैं ये नहीं बोल रही कि वो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी ये कुछ प्रोबेबिलिटी है। ये यहाँ पर भी कुछ प्रोबेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पर भी कुछ दिख रही है, यहाँ पर भी है, कहीं पर भी ज़ीरो नहीं बोल सकते हम प्रोबेबिलिटी। यानी कि कुछ पार्ट ज़रूर है, बट हम सिर्फ उसे कंसिडर करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है। अब अगर हम पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन मिला है, जो कि कई सारे वेव फंक्शंस का ग्रुप है, पूरा पैकेट बना हुआ है, तो इसमें वो वेव फंक्शन भी है जो प्योर वेव फंक्शन है। प्योर वेव फंक्शन से मतलब है, जैसे पोजीशन की बात करें तो पोजीशन के लिए जो प्योर वेव फंक्शन होगा, जो एग्जैक्ट बताएगा कि हाँ यहाँ पर उसकी पोजीशन है पार्टिकल की, वो डेल्टा फंक्शन से शो होगा। यानी कि डेल्टा फंक्शन अगर x = x0 है, दैट मीन्स कि ये इस पोजीशन पर अगर आपका वेव फंक्शन इस टाइप का आ रहा है, तीखा पिक आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ x = x0 पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि एक्चुअल है। ठीक है, तो ये है सारा कंसेप्ट। अगर आपको वेव फंक्शन पता है तो आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। प्लस अगर ये जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा, जितना ज़्यादा फैला होगा, उतना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए मैक्स बोर्न ने फिर बताया कि इसको आप एज ए प्रोबेबिलिटी कंसिडर करो, जहाँ पे साइन 0 स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आ गई, जहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम मान सकते हैं कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे पार्टिकल कहीं भी हो सकता है स्पेस में, बट है, तो उस कंडीशन में अगर मैं 3D की बात करूँ तो 3D में मैं इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, साइन स्टार d³ r = 1। 3 डायमेंशन में इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है उसे पूरी स्पेस के रेंज में आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अगर स्पेस में है तो कहीं तो होगा, यानी आपको पूरी रेंज में उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर 2D में रिप्रेजेंट करना है तो 2D में इस टाइप से हो जाएगा, साइन स्टार dx और dy = 1। 1D में साइन स्टार dx = 1। ये 1 तब होगा जब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल है। अगर पार्टिकल उस स्पेस में है ही नहीं और उस रेंज में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, 3D की बात करें तो साइन स्टार d³ r = 0, क्योंकि पार्टिकल है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कि 0 होगी। स्मॉल रीजन की बात करें, कोई स्मॉल रीजन है dv, और आपको इसमें अगर लिमिट बता दी है कि a to b में, अगर x डायरेक्शन की बात करते हैं, x डायरेक्शन में यहाँ कहीं पार्टिकल है और आपको बता दिया है कि a से b में है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, a to b रेंज में आपको इंटीग्रेट करना है। देन साइन स्टार जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है dx = 1, तब उस कंडीशन में, स्मॉल रीजन में, उस कंडीशन में a to b में आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और उस कंडीशन में फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि हाँ a से b में कहीं पार्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा वेव फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।